अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब सेहतमंद। मेरा ख्वाहिश ये है जो हमारा आपस का तयशुदा अग्रीड कंसेंसस की लेजिस्लेशन है मौलाना साहब पार्लियामान में पेश करें। मौलाना साहब के साथ बातचीत करके जिस ड्रॉप की मुसव्वदे की तरफ जा रहे खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है। इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। को नजर आ रहा है कि ये तरमीम जो है पास हो जाएगी। नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। नंबर पूरे होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश मुशावरत की है। पीटीआई साबित करे कि आप सियासी जमात हो, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। 3 अक्टूबर के बाद आज 19 अक्टूबर को बानी पीटीआई खान साहब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई, दीगर भी थे, और बैरिस्टर गौहर खान ने तो कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई खान साहब की सेहत ठीक है। साथ साथ जेल इंतज़ामिया ने भी बाकायदा तौर पर बयान जारी किया कि खान साहब को नाश्ता भी अच्छा मिलता है, जिसमें जूसेस होते हैं, सैंडविचेस होती हैं, बिस्किट हैं, खजूरें हैं। दोपहर के खाने में वो कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, साथ साथ मटन खाते हैं, और शाम में दलिया, कोकोनट का जूस और अंगूर वगैरह खाते हैं। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं और इजलास होने थे, काबीना इजलास, फिर सेनेट इजलास, फिर कौमी असम्बली इजलास, सारे के सारे इजलासों के वक्त आज सारा दिन तब्दील होते रहे। हुकूमत तो बाकायदा कह रही है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम इत्तफाक़ राय पैदा करना चाह रहे हैं। और एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने तो बाकायदा वार्न भी कर दिया कि अगर आज ऊँट किसी करवट नहीं बैठता तो फिर ऊँट खैमा फाड़ कर निकल आएगा। हम इसी तनाजुर में बात करेंगे और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, जनाब मोहम्मद मालिक साहब सीनियर एंकर पर्सन, और मोहतरमा नसीम ज़ारा साहिबा ख़ुद एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब, एक बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है, चूँकि आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी साहब इस प्रोसेस को लीड भी कर रहे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं। बुनियादी सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन तरमीम का आवाम को क्या फ़ायदा है? राशिद साहब, ये जो आइन है और आइनी हुकूमत बनती है, उसको आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अगर चलाया जाए तो वही आवाम के फ़ायदे का काम होता है। और जब हुकूमतें आइन और कानून से हटती है तो आवाम का नुकसान शुरू हो जाता है। तो ये कहना कि इस आइन और कानून की तरमीम से या आइन की तरमीम से आवाम का फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर 2006 में मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ये ख्वाब देखा था कि हम कायनी अदालत बनाएंगे, अदालती रिफॉर्म्स करेंगे, और उस वक्त सारी बार्स हमारे साथ थी, सारा मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा था कि ये होना चाहिए। और आज हमारी अदलिया का हाल पहले से भी पतला है और डिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा अगर वहाँ से ये रिफॉर्म्स होती हैं, और कुछ रिफॉर्म्स वो भी हैं जो अदालती रिफॉर्म्स से अलावा हैं कि जो अदालती फैसलों के नतीजे में कुछ अहम पैदा हुए, जो मुतसादम आइन थे, उनको भी ठीक करने की जरूरत थी। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो यकीनन अगर मुल्क में कानून दुरुस्त होगा, आइन दुरुस्त होगा और उस पर अमल होगा तो आवाम का ही फायदा होगा, बेहतर हुक्मरानी होगी। मालिक साहब, आपसे भी इसी अमल के हवाले से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पिछले महीने भी आपने देखा बड़ी एक्टिविटी नज़र आई, कुछ ना हुआ। आज भी सारा दिन वो इजलास होना थे, सुबह काबीना का इजलास होना था, फिर कौमी असम्बली का, सेनेट का, लेकिन सारे इजलासों के वक्त तब्दील होते रहे। इस पूरी एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, नंबर्स गेम का तो इशू है ना। अगर आप मौलाना साहब हटते हैं तो ज़्यादा नंबर्स चाहिए, मौलाना साहब होंगे तब भी 2-3 का नंबर रह जाता है, वो ज़्यादा आसान है गवर्नमेंट के लिए। और बहरहाल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि अगर मौलाना साहब हों भी तब भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम शो करें। तो इशू तो नंबर्स का ही है और उसी के लिए तो नाज नखरे भी उठाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपने कल जब बिलावल साहब की तकरीर सुनी होगी, उसमें नजर आता है कि अब उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उन्होंने कहा जी बात यह है, मैं जाऊंगा मौलाना साहब से मुलाकात करूंगा आखिरी, और मैं तो बनवा के आऊंगा, चेंजेस करवा के आऊंगा,
और अगर नहीं हुआ और अगर वो अपोजिशन ना चली साथ तो भाई ठीक है, फिर जो गैर नापसंदीदा तरीका है मैं वो भी मुतनाज़ तरीका है वो भी हम अपनाएंगे और मैं PMLN के साथ मिल के कर लूंगा। सो अब एवरीबडी इज नाउ अ बिट फेड अप। मौलाना साहब भी सारी चीज साइड को खेल रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी रेलेवेंस उनके पास थी नहीं जो इस वक्त उनके पास आई भी है। देखिए रेलेवेंस बड़ी बात होती है। अब आप देखें नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट सेंटर में उनके भाई वजीर आजम, उनकी बेटी वजीर आला सबसे बड़े सूबे की, लेकिन वो सियासत में रेलेवेंट नहीं है। इमरान खान उनकी पार्टी को रगड़ा लग रहा है, उनके बंदे भाग रहे हैं, रोज अंदर हुए होते, मारे पड़ रही हैं, खुद साल से अंदर बैठे हुए लेकिन सियासत में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। मौलाना साहब इस वक्त तक इरेलेवेंट थे, पहले जरूरी थे, इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इस वक्त वो इंतहा की रेलेवेंस है। तो मौलाना साहब जो कहते हैं ना, ही इज लाइक सोकिंग इन द मोमेंट, तो वो अपना दबा के अपना वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जाएंगे, नजर आ रहा है कि इधर की गवर्नमेंट की बात बनेगी। और किस तरह होना क्या है वो तो गवर्नमेंट ने कोई अब शक नहीं छोड़ा, कैसे होना है वो हमें अगले कुछ घंटों में पता लग जाएगा। नहीं, लेकिन आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे हैं, और जो बिलावल साहब को आपने कोट किया हैदराबाद वाले जलसे वाली बात, वो ऑप्शन अभी भी हुकूमत के पास है, या मौलाना साहब इत्तफाक राय तो मौलाना साहब ने खुद कहा कि हमारा हो चुका है? देखिए राजा साहब, गवर्नमेंट ने तो तब भी कहा था नंबर पूरे हैं, जब नवाज बुलवा भी लिया था वोट डालने के लिए, और फिर सुना है वो बड़ा गरजे बरसे और बड़े गुस्से में वापस गए थे इस्लामाबाद से, तो तब इनको तब भी यकीन था कि नंबर पूरे हैं, वरना नवाज शरीफ साहब को बुलाते थे ना, उस दिन भी इजलास तो 4 बारी टाइमिंग चेंज हो रही थी, इस बारी भी टाइमिंग चेंज हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो था वो हो गया हुआ है, और वो था आईनी कोर्ट का, उस पे बहुत ज्यादा एक ब्रेकिंग पॉइंट था, उससे मौलाना साहब की बात मान ली गई है, और कोर्ट विद इन कोर्ट ही क्रिएट हो रही है। वो नाम की वो आईनी बेंच है, लेकिन हर लिहाज से कोर्ट भी है। सो मौलाना साहब को उनकी फेस सेविंग मिल गई कि देखिए मैंने आईनी अदालत नहीं बनने दी, मेरी बात मानेगी बेंच, उनको बेंच उस ताकत के साथ मिल गया जो कोर्ट के पास ताकत होनी थी। तो विन विन सिचुएशन उनके लिए है, PTI के लिए भी विन विन है, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। सो अब आई थिंक फैसला हो जाएगा। अब देखना यही है कि मौलाना साथ है या नहीं है। मुझे तो मौलाना साथ जाते नजर आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो ना जाए, वो जाएंगे इनके साथ ही। नसीम ज़ारा साहिबा, आपको क्या नज़र आता है? सुबह इजलास होना था, काबीना का इजलास ना हुआ, फिर दोपहर को सेनेट का इजलास होना था, वो ना हुआ, वो रात 8 बजे का हो गया, कौमी असम्बली का इजलास ना हुआ। तो वाकई ये इत्तफाक राय की कोशिश है या नंबर्स पूरे करने की कोशिश है? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें हैं। नंबर्स का भी इशू है भी। अब अगर लोगों को उठाया जा रहा है, अगर लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है, मेंगल साहब ने बड़ी क्लियरली कहा, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर ने उनका जवाब दिया, लेकिन उनका इशारा PTI की तरफ था। लेकिन मेंगल साहब ने आज क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके बाद PTI के हवाले से भी जो बातें सामने आ रही हैं, तो यकीनी तौर पे नंबर्स का कुछ थोड़ा बहुत मसला तो है। उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कंसेंसस का भी मसला है। कंसेंसस के हवाले से ये गवर्नमेंट ने, और मौलाना साहब हैज लेड दिस इनिशिएटिव, जिसमें कि बिलावल भुट्टो ने भी एक एक्टिव रोल अदा किया है कि भाई आप कंसेंसस पैदा करें इसमें, तो वो अच्छा होगा। और मौलाना साहब ने इस तरह से, मौलाना साहब की सियासत जो है उसने इट्स लेफ्ट अहेड, और सबसे मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबको देखें तो मौलाना साहब का लीडरशिप रोल तो बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। और पहले के मुकाबले में इफ एनीवन हैज गेन्ड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज वो मौलाना साहब हैं। तो और मेरा ख्याल है कि जब हम बात करें नंबर्स की और साथ बात कर रहे हैं कि इसमें कंसेंसस हो, तो PTI का जो रोल है, आज जो डिले होती रही वो तो आप जानते हैं, जैसे कि पहले PTI वाले कह रहे जी हमें इजाजत नहीं मिल रही, हमने 5 लोगों का कहा है। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ने किसी पॉइंट पे कहा था कि सलमान अकरम राजा न जाएं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कहा था कि जी आप 3 लोग जाएं, और अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर से हमारी बात हुई, सेड ऑन द रिकॉर्ड कि ये सब गलत कह रहे हैं। नोबडी हैज स्टॉप्ड सलमान अकरम राजा बाय नेम
गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी 3 लोग ही जाएं, बस फिर उस पे आपने देखा कि मौलाना साहब इंटरवीन और फिर वो उन्होंने 5 लोग जाने दिए। तो वो तमाम मामला तो अभी भी एज वी स्पीक फाइनली मौलाना साहब की और पीटीआई की जो बातचीत हो रही है उसके नतीजे में क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन मौलाना साहब ने जो पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की और बिलावल भुट्टो ने तो आज कह दिया कि जी मुसव्वदा जो हमारे पास है 100% मौलाना साहब इज ऑन बोर्ड। तो लग रहा है कि मौलाना साहब इज ऑन बोर्ड। अब ये सवाल ये है कि क्या कोई मामला हो सकता है बिटवीन नाउ और टेबलिंग के, कोई डिफरेंस आ जाए मौलाना साहब में और पीपल्स पार्टी एंड द गवर्नमेंट? लग नहीं रहा कोई ऐसा होने वाला है। जौहरी साहब, ये कुछ खबरें 7-7:30 बजे अभी शाम में आती रहीं कि आज हुकूमती इत्तेहाद हर सूरत में तरमीम पेश और मंजूर कराने की कोशिश में है। आपका क्या फीडबैक है? आज वाकई टेबल होगी और मंजूर हो जाएगी? राशिद साहब, मैं क्योंकि पार्लियामेंट में हूँ नहीं, मैं इस्लामाबाद में भी नहीं हूँ, तो मुझे इस वक्त बिल्कुल अपडेट नहीं है। बाकी मालिक साहब, आप और नसीम ज़ारा बड़े क्या कहूँ पहुंचे हुए लोग हैं, बड़े दूरदर्श आपके हाथ है, आपको ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा, आपको इनसाइड स्टोरी का भी पता होगा। तो आप कितने रिवील करना चाहें ये अलग बात है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। नेचुरली गवर्नमेंट की कोशिश जरूर है कि ये अब जल्द अज जल्द ये मामला जो है ये किसी तरफ लगे, ये लॉजिकल है। और इसमें आपका क्या इम्प्रेशन है कि नंबर्स पूरे हैं और बाकी बस इत्तफाक राय की तलाश है? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने अपने दौर में जो 18वीं तरमीम की थी उसमें भी और उसके बाद कानून साजी पे भी, आप तीनों इस बात को जानते हैं कि हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की थी। और हमारे दौर में कोई अबव 95% जो हमारी सिंपल लेजिस्लेशन थी वो भी कंसेंसस बेस्ड हुआ करती थी। इसलिए कि हमारे मुल्क में जितनी दूरी है, जितनी आपस में टेंशन्स हैं, वो जरूरी है कि अगर इस पे इत्तेफाक राय हो जाए और बेहतर, वैसे भी बेहतर होता है कि वाइडर कंसल्टेशन के साथ कंसेंसस अगर हो जाता है, उसकी ओनरशिप वाइडर होती है तो वो ज्यादा असर रखती है। तो आज भी वो कोशिश जारी है। बिलावल साहब ने भी कोशिश की थी, उन्होंने पहली मीटिंग में कहा था कि हम सबको अपने अपने पॉइंट से थोड़ा थोड़ा नरमी पैदा करनी चाहिए ताकि हम कंसेंसस कर सके। और कंसेंसस में किसी एक फरीक को अपना मौकफ डट के नहीं लेना, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौकफ कोर्ट था। अब उसका आगे क्या नोमेनक्लेचर फलाफला उसको छोड़ दे, आईनी अदालत था। लेकिन अगर अब बेंच की बात हो रही है या डिवीजन की बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना जगह छोड़ी है। तो ये सबको इस जज्बे के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी इत्तेफाक राय हो सकता है। यकीनी तौर पर। नाजरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस ड्राफ्ट जो सामने आया हुआ है उस पर भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं कि मुशावरती अमल को बानी पीटीआई ने मुस्बत करार दिया है। तो क्या वाकई बानी पीटीआई 3 रुकनी पैनल पे मान जाएंगे जो कि आइंदा चीफ जस्टिस के लिए प्रपोज किया गया है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज के हालात के हवाले से और ख़ुसूसन आइनी तरमीम का जो इतना मसला बना हुआ है। सितंबर में भी यही कुछ होता रहा और आज भी सारा दिन होता रहा, लेकिन आज हुकूमत ज़्यादा डिटरमिन्ड नज़र आ रही है, रादर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। चौहरी साहब, सितंबर वाले दिन भी आपने देखे थे, लेकिन आज हुकूमत का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मौलाना साहब भी इत्तफाक राय की खुद बात कर रहे हैं। तो वो सितंबर 14-15 वाली रात और आज की रात या कल का दिन ये मुख्तलिफ होगा, कहीं वैसी ही तो नहीं होगी सूरत हाल? अल्लाह न करे, ये इतने दिनों से जो मामला अटका हुआ है इसको अब किसी तरफ लगना चाहिए। और अब मेरा ख्याल है मौलाना इस बात पे इत्तफाक कर गए हैं। और अब तो बिलावल साहब ने अपनी प्रेस टॉक में भी कहा कि अब तो वो जो ड्राफ्ट है ये मौलाना का लिखा हुआ ड्राफ्ट है, एक तरह का उनकी इमाम पे उनकी मर्जी से लिखा हुआ ड्राफ्ट है और उस पर कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे पीटीआई के अंदर भी, मुझे उम्मीद तो नहीं है, मैं बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए, लेकिन पीटीआई का जो मिजाज है कि वो हर मामले को कन्फ्रंट करके और उस पर तसादम करके वो अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं। लिहाजा वो इस मामले को
सिंपल आगे नहीं बढ़ने देंगे, मेरा ख्याल ये है। लेकिन अब देखिए क्या हो सकता है, अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए। नॉर्मली होता यही है कि पीटीआई की जो टीम है वो कई चीजों पे इत्तेफाक कर लेती है और फिर खान साहब उसको वीटो कर देते हैं। आपको याद होगा जब पंजाब और केपी के इलेक्शन का मरहला था और वहाँ डायलॉग हो रहा था और डायलॉग कंक्लूड हो गया था, तो खान साहब ने विड्रा कर लिया और भी कई मौके ऐसे आए। नहीं, लेकिन देखें ना, आज बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि खान साहब ने इस मशावरती अमल को मुस्बत करार दिया है। फिर साथ ये भी कहा कि अभी हमारी बानी पीटीआई खान साहब से मशावरत होगी, यानी वो फिर मिलना चाहेंगे। तो जहाँ ये मुस्बत करार दे रहे हैं, आपको फिर खान साहब की कहीं ना कहीं कोई विलिंगनेस नज़र आ रही है जो मौलाना साहब के साथ पीटीआई की मशावरत हो रही है? ये आपका जो मीडिया का प्रेशर है और लोगों का प्रेशर है कि भाई आप लोग क्यों बात नहीं करते हो, आप क्यों नहीं बैठते हो, इस दबाव को भी तो किसी तरफ लेके चलना होता है ना। ये वैसे ही है कि पीटीआई के बहुत सारे लीडर कहते रहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम सियासी जमातों से बैठने को तैयार हैं, लेकिन जब भी खान साहब का वक्त आता है वो कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा सिवाय फौज के। तो ये भी एक तल्खबाजी है। अल्लाह करे अब ये ना रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे अब ये इसमें बेहतरी आ जाए। लेकिन उनकी बाकी टीम अगर आज भी वो कह रहे हैं, वो गए थे एक ड्राफ्ट जिसपे वो मौलाना के साथ इत्तेफाक कर चुके हैं, और अगर वो ड्राफ्ट उन्होंने खान साहब के साथ शेयर कर लिया है तो फिर मजीद मुशावरत क्या है? एक और चीज़ भी जो मैंने मुशावरत तो फिर ट्रक की बत्ती है ना। एक और चीज़ जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल भी छोड़ा था, ये आइन में तरमीम है और जिसमें चीफ जस्टिस की तकर्री का एक अहम मामला भी शामिल है। अब चूँकि जो ड्राफ्ट सामने आया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 जजेस का पैनल जाएगा उस कमेटी के सामने जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए है। क्या बानी पीटीआई खान साहब या पीटीआई ओवरऑल इस बात पे राज़ी हो जाएगी कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी नहीं, कोई और तीसरा जज भी पैनल में हो, और जिसकी वजह से अगर ये कमेटी समझे वो ना जस्टिस मंसूर अली शाह को तैनात करे ना मुनीब अख्तर को तैनात करे, वो किसी तीसरे बंदे को तैनात कर दे? प्रोफेसर साहब, आपने देखना यह है कि फैसला साजी का, कानून साजी का, इस मुल्क के इदारों का फैसला करने का कि उनका रोल क्या होगा, उनमें तैनातियां कैसे होंगी, क्या ये किसका इख्तियार है? अगर तो ये अवाम का इख्तियार है और अवाम के नुमाइंदों का इख्तियार है, पार्लियामान का इख्तियार है, तो फिर तो पार्लियामेंट को ये फैसला करना होगा। ये जो पहले फैसला हमारा मौजूद है, ये फैसला तो अदलिया ने खुद ही कर लिया। अदलिया ने खुद ही फैसला कर लिया कि हम जज कैसे लगाएंगे। अदलिया ने खुद ही फैसला कर लिया कि हम सीनियरिटी कैसे। वैसे मादरत के साथ चौधरी साहब, जब जस्टिस सजाद अली शाह ने 23 मार्च 1996 को ये फैसला दिया सीनियर मोस्ट वाला, इत्तफाक की बात है उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम आप लोगों से करवाई उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी। तस्लीम तो आप लोगों ने दोनों दफ़ा किया ना। हम उस वक्त भी कहते थे और बार बार कहते रहे और जोर जोर से कहते रहे और सारे कहते रहे कि ये पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के कराई गई थी, और मैं उस वक्त भी उसका मुखालिफ था कि ये तरमीम बिल्कुल पार्लियामान के मामलात में मदाखलत है और इसका इख्तियार अदलिया को नहीं है, लेकिन वो करा ली गई। अब सवाल ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, हम कोई बड़ा मिसाली मुल्क तो है नहीं ना जी, हमारे साथ हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी ममालिक है, वहां पे भी, और दुनिया के जमहूरी ममालिक हैं, वहां पे भी देखना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कि जज खुद अपने आप को ही तैनात करें, खुद अपनी अपॉइंटमेंट करें, जजों का तैनाती करें, जजों की प्रमोशन करें, अपने जो वर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तनख्वाहें हैं, उसमें इजाफे के फैसले भी खुद ही फरमाएं। क्या ये हो सकता है? नहीं। पाकिस्तान का या किसी भी ममलिकत का इदारा जाती फैसले जो हैं, फैसले करने का, कानून बनाने का, असलूब बनाने का, ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार पार्लियामान के पास है। पहले ये अदलिया ने तजावुज किया हुआ है, अगर उसको ठीक किया जाता है तो ये बिल्कुल है जमहूरी है, इसमें कोई हर्ज नहीं। वैसे जब 19वीं तरमीम मंजूर करवाई थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने और 18वीं तरमीम को नलीफाई करवाया था इस चीज़ को जजेस तैनाती पे, उस वक्त वो क्या प्रेशर था, उनका क्या मौक़िफ़ था, आप लोगों ने कंसीड क्यों किया था? राजा साहब,
कुछ बातें वो हैं जो ना कहें तो बेहतर होती हैं, लेकिन एक चीज बड़ा सिंपल है जी जी। 18वीं तरमीम जो सारी जमातों के 9 महीने की 8 महीने की मेहनत और इत्तेफाक राय से पास हुई थी, उसको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उस वक्त की अदलिया ने चैलेंज करा लिया और उसको नोटिस कर दिए, और उस पे ये था कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसको हम स्क्रैच कर देंगे। जिस मूड में उस वक्त अदलिया थी, उस वक्त हमारे कुछ साथियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं इसका नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा मौकफ ये था कि नुकसान कम वक्त में हो जाए, नुकसान को नहीं देखना, देखना यह है कि क्या इख्तियार पार्लियामान का सरेंडर हो रहा है कि नहीं। हमें पार्लियामेंट के इख्तियार के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बहरहाल उस वक्त बेटर सेंसियत प्रिवेल की और अदलिया के साथ तसादम की कैफियत को अवॉइड किया गया, लेकिन वो एक ज्यादती थी। आज अगर उसको ठीक करने का मौका है तो करना चाहिए वही तरीकाकार। यार हमको दुनिया के मिसाली मुल्क हैं, हमको दुनिया की मिसाली अदलिया है, हमें वो कम से कम रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो हिंदुस्तान में है, जहां हमसे बेहतर अदलिया के हालात हैं, रियासत के हालात है, जो बांग्लादेश में है, जो दुनिया के और जमहूरी ममालिक में, उनसे ही सबक सीख लेना चाहिए। नाजरीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं आईनी तरमीम के अराउंड ही हम आज बात कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से। हमें नाजरीन ज्वाइन किया है PTI के मरकज़ी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब ने। शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? राजा साहब, आपकी आवाज़ हमेशा बहुत क्लियर होती है और माशाल्लाह क्लैरिटी के साथ ही आपके अफकार भी उसी तरह आया होते हैं। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि आज आपकी पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ख़ान चेयरमैन की क़यादत में ख़ान साहब से मिले और बैरिस्टर गौहर ख़ान ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस आईनी तरमीम पर मशावरती अमल को ख़ान साहब ने मुस्बत करार दिया है। तो क्या PTI फिर इसको अब एक्सेप्ट कर रही है कि इन तरमीम को पास होना चाहिए आइन में? देखिए, एक्सेप्ट करने का तो तब होगा सवाल कि अगर ये लेजिटिमेट होगी ये पार्लियामान। अगर पार्लियामान ही जाली है और फ्रॉड की बुनियाद पर है और फॉर्म 47 की पैदावार है और ये अवाम की आवाज़ नहीं है, अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, तो हम अवाम को क्यों कर मायूस करेंगे कि हम इसको लेजिटिमेसी कन्फर्म कर रहे हैं। बुनियादी देखें मसाला, आप पता नहीं क्यों तवज्जो हटा रहे हैं। सारे ये कौम जो है लगी हुई है और सारे ये जो जिनको इंस्टॉल किया गया है वो अपनी जो है तवालत कर रहे हैं, अपनी जो है अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मजमूम काविशों से नहीं होगा। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अख्तियार होता है, ये बुनियादी तब्दीली कर रहे हैं आइन के अंदर। और बुनियादी ये जो अगर ग्रैंड नॉर्म जिसे कहते हैं, ग्रैंड नॉर्म उसका अदलिया की इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है। इंसाफ के ऐवानों में आप मुदाखलत इस तरह से नहीं कर सकते जो आप सबजुगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि 3 सीनियर जजेस में से वजीर आजम चुनेगा। अरे भाई, इसका मतलब है 3 सीनियर जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो उसी हिजानी कैफियत में रहेंगे। सरदार साहब, एक गुजारिश है कि 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस तैनाती का ये नहीं था कि सीनियर मोस्ट बन जाएगा। वो जस्टिस सजाद अली शाह वाला केस था। 23 मार्च 1996 को उन्होंने फैसला दिया कि सीनियर मोस्ट जज बनेगा। आर्टिकल 175A क्लॉज 3 में ये चीज़ डाली गई। तो अब अगर पार्लियामान उसको और तरीका इख्तियार करना चाह रही है, रिफॉर्म करना चाह रही है, तो उसमें हर्ज क्या है? अच्छा, तो ये 18वीं तरमीम जो 9 महीने में सारी कौम ने कंसेंसस किया और इस मसले को हतमी तौर पर खत्म किया कि सीनियर मोस्ट ही की एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल जो अल जहाद केस में वज़ा किया गया, असद अली के केस में वज़ा किया गया और बेबहा और लाखों के केस में किया गया। वहाबुल खैरी वाला केस था ना जी, वो भी है। उसके बाद लाखों का केस है, असद का केस है, अल जहाद ट्रस्ट का केस है।
देखिए इन तमाम केसेस में उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट जज की एक्सपेक्टेंसी, और फाइनली कौम सारी ने बैक आवाज होकर 9 महीने की बहस और तमहीज के बाद यही कहा कि सीनियर मोस्ट को होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीनियर मोस्ट को जो है सुपरसीड करते हो, ओवरराइड करते हो, तो फिर कबातें वही होती हैं जो सजाद अली शाह के साथ हुई थी, और फिर अब भी वही होगा, वही करने आप दोहराने जा रहे हैं कि इसका मतलब है किसी जूनियर को बना दें और फिर, और ये रीत खत्म होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ अफवाज पाकिस्तान में भी रीत गलत डाली गई है। भुट्टो ने नीचे से लिया था ज़ियाउल हक को, उसने फांसी लगाई भुट्टो को, और मुशर्रफ ने जो है मुशर्रफ को नीचे से लिया था नवाज शरीफ ने, उसने उसको उम्र कैद की सजा करके मुल्क बदर कर दिया था। और अब आप फिर वही करने दोहराने जा रहे हैं कि मतलब है मजाक करने का कौम के साथ कोई इंतहा होती है, कोई लिमिट होती है। तो ये कहना कि जनाब जो एक अच्छी चीज हो गई है और सारी कौम ने उससे मुत्तफिक होकर 9 महीने बहस और तमहीज के बाद 18वीं तरमीम में मुंजबित की थी, आप उसे अनडू करके फिर वही करेंगे कि 3 जजों में से वो सारे 1 साल या 2 साल जब भी रिटायरमेंट के करीब आए तो वो हुकूमत के हक में फैसले देते रहे, खुशामद करते रहे, इंसाफ के जो है कत्ल करते रहे, और उसके बाद उनमें से किसी एक की लॉटरी निकल आएगी। ये भाई किसने अख्तियार दिया है इस कौम से मजाक करने का? और ये अदलिया की आज़ादी के बिल्कुल मुतसादिम है, और जो चीज़ अदलिया की आज़ादी को मुतासर करके सब्जुगेट करती हो एग्जीक्यूटिव के, वो बुनियादी तौर पर आपके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आपका उसके भी खिलाफ है, वो आपके जो है सीनियरिटी के प्रिंसिपल को भी मजरूह करती है, और मतलब है क्या मजाक कर रहे हैं? तो ये होना नहीं है, इसलिए आप फिक्र ना करें। ये होना नहीं है। आपने बड़ी बात कर दी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी साहब, ये जो बात हुई कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर के भी ख़िलाफ़ है और फिर ये लेजिटिमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को भी क्वेश्चन पीटीआई कर रही है, और फिर उन्होंने कह दिया कि ये होना भी नहीं है, तो आप फिर ये सारी तगोदो, ये एफर्ट्स किस लिए फिर? राजा साहब, गुजारिश ये है कि आप खोसा साहब हैं या ट्वीट कर गए? चले गए खोसा साहब, चले गए। खोसा साहब हैं? नहीं, चले गए। होते तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, गुजारिश ये है कि लेजिटिमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं, इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, आपका हक है। फिर आप हुकूमत को ही ना माने, हुकूमत के साथ बैठने की बात ही ना करें। आप कहें कि जी हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, वहां ना बैठने की बात करें। आप तो ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत के साथ डायलॉग भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मुकालमे भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये हुकूमत ये कानून पास ना करे, दूसरा कर ले। ये क्या, इसके क्या माने? यानी जो आपको पसंद नहीं है वो ना करे। सो मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, उनका अपना एक नुक्ता नजर है। मुझे खोसा साहब मेरे बड़े भाई हैं, जी, हम बड़े तवील इकट्ठे रहे हैं, ऐसे ही है। आज होते तो मैं उनसे पूछ लेता कि 19वीं तरमीम पे उनका क्या मौक़िफ़ था उस वक्त। वो जो मैं मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ उसकी तरफ खड़े थे। अच्छा, मैंने जो ये भी करूँ कि अदालती फैसलों को जब 18वीं तरमीम में ये रखा गया तो वो पाकिस्तान के आइन के ओरिजिनल आइन के खिलाफ फैसला दिया था उन्होंने। हम अगर ओरिजिनल आइन आज बहाल कर रहे हैं, बादी में देखते हैं, आपने आइन के अंदर तरमीम की, कानून के अंदर तरमीम की, आपने एक्सरसाइज करके देखी, अगर वो दुरुस्त नहीं रही तो वो कोई हरफे आखिर नहीं है, कुरानिक वर्ड तो नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस के बाद उसको तब्दील कर लेते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। और जो इख्तियार एग्जेक्टिव का है सारी दुनिया में, और एग्जेक्टिव का इख्तियार आता है पार्लियामान के जरिए, और पार्लियामान का इख्तियार आता है अवाम के जरिए, तो उस अवाम के इख्तियार से तो आप कभी इनकार नहीं कर सकते। अच्छा चौधरी साहब, एक ज़रूरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हम 19वीं तरमीम की बात कर रहे थे कि मैंने पूछा क्यों आप लोगों ने मंजूर की, आपने कहा कि वरना थ्रेट था, सारी वो तरमीम जो 18वीं थी वो स्क्रैप कर देते। अभी 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत फेडरल लेवल पे बनना थी, फिर कल से पहले या परसों से पहले तक भी आईनी अदालत यहाँ बनना थी। अब आईनी बेंचेस पे बात आ गई। ये पीपल्स पार्टी ने क्यों इसको कंसीड किया है, इसको क्यों माना है? अपने मौक़िफ़ से ज़रा पीछे नहीं हट गई पीपल्स पार्टी? प्रेसिडेंट साहब,
पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि जब कंसेंसस बिल्डिंग हो तो फिर आपको अपने रवैयों में नरमी रखनी पड़ती है। ये बात बिलावल साहब ने जो पार्लिमानी कमेटी बनी है उसकी पहली मीटिंग में सारी जमातों को दरख्वास्त की थी कि अपने रवैयों में नरमी पैदा करें ताकि हम कंसेंसस पैदा कर सके। और कंसेंसस के लिए यही होता है कि आप अपने एसेंस के ऊपर रहते हैं, एसेंस को नहीं छोड़ते, लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो नथिंग रॉन्ग, तभी जाके आप कंसेंसस कर सकते हैं। अगर कोई जमात अड़ जाए कि नहीं मैं तो ये मानूंगा ही नहीं, तो फिर तो कंसेंसस नहीं होगा। सो उन्होंने क्या किया, बिलावल साहब की पार्टी का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का क्या ख्वाब था? उनका ख्वाब ये था कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम जो अदालती निज़ाम है इसमें रिफॉर्म्स की जाए। अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट वो पाकिस्तान के लोगों की अपीलें सुने, वो बाकी मामला को देखे और आईनी मामला देखने के लिए एक अलग अदालत बना दी। एक अलग अदालत बनाई है। अगर अलग अदालत उस तरह आज सारे लोग उसमें मुत्तफिक नहीं हो रहे, लेकिन उससे जरा कम चीज पे मुत्तफिक हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से बेहतर हो रही है। तो चलें, इत्तफाक राय आपने फरमाया कि इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये माना है। बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, और नादरीन दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।